तीसरी इक्वेशन यानी मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन को डेराइव करेंगे। स्टूडेंट्स, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फैराडे का EMI लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, हम जानते हैं कि जब भी किसी लूप से गुजरने वाले फ्लक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है तो फ्लक्स में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाता है, तो जिसकी वैल्यू इस इक्वेशन के द्वारा दी जाती है। ये यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और d∅dt, जो d∅dt है, फाई यहाँ पर फ्लक्स है, तो ये देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स राइट। अब मान लेते हैं हमारे पास एक क्लोज कंडक्टिंग लूप है और इस लूप के एक एरिया एलिमेंट dA से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस पूरे लूप से गुजरने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा अब ये फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B और एरिया। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एरिया फिक्स है, एरिया में आप कोई चेंज नहीं कर रहे, केवल मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो इस कंडक्टिंग लूप में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E उत्पन्न हो जाएगा और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस कंडक्टिंग लूप के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से एक इंड्यूस्ड करंट का निर्माण होगा। इसका मतलब यह है कि इस इंड्यूस्ड करंट का जो कारण है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके कारण क्या हो गया कि इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस लूप में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वैल्यू है ये यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दोनों चीजें सेम है राइट, तो आप इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये इक्वेशन इस प्रकार से होगी। अब आप फाई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आप यहां पर रखोगे, जब आप इसकी वैल्यू आप रखोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी और ये जो इक्वेशन होगी इस प्रकार से होगी। अब देखो dA फिक्स है, ये टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड B चेंज हो रहा है, तो इसके कारण ये जो d/dt है, जो डिफरेंशिएशन है, ये केवल इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये इक्वेशन मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म है। अब हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म बनाएंगे, इसका डिफरेंशियल फॉर्म किस प्रकार से होता है उसको डेराइव करेंगे।
और इसके डिफरेंशियल फॉर्म को ड्राइव करने के लिए हम स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। यदि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्टोक्स थ्योरम लगाएं तो स्टोक्स थ्योरम कुछ इस प्रकार से होगी। स्टोक्स थ्योरम ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्ल का सरफेस इंटीग्रेशन इस सरफेस के द्वारा, जैसे मान लो ये सरफेस है, यदि इस सरफेस के लिए यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्ल का सरफेस इंटीग्रेशन करो तो सरफेस इंटीग्रेशन होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एरिया को बाउंड करने वाले लूप, इस एरिया को बाउंड करने वाले लूप के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। राइट, आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो लूप है वो इस एरिया को बाउंड कर रहा है। यदि आप इस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्ल का सरफेस इंटीग्रेशन करो तो ये जो इंटीग्रेशन होगा इस क्लोज्ड लूप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। तो अब आप इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो। यहां पर आप जो है इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो इस इक्वेशन से। आप यहां पर देखोगे कि दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रेशन है, दोनों सरफेस इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, दोनों सरफेस इंटीग्रेशन ये वाला डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज में रिलेशन बताती है। राइट, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो dV/dt है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो इक्वेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन बताती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताती है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और इस चेंज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा उसकी प्रकृति किस टाइप की होगी। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कर्ल है। राइट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने कर्ल लिया है, जो कर्ल है वो जीरो नहीं है, वो -dV/dt के इक्वल है। इससे स्पष्ट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होगा। आपको पता है सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियल डायरेक्शन में फैलता है, वो कर्ल नहीं करता, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कर्ल करेगा। राइट, और इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि यदि कर्ल कर रहा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो उसकी डायरेक्शन का जो डिटर्मिनेशन है, जो निर्धारण है, वो
माइनस dB/dt के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। राइट, अगर ये पॉजिटिव हुआ, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टिंग लूप है और इस कंडक्टिंग लूप से ये मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है। राइट, ये कंडक्टिंग लूप का बाहरी वाला हिस्सा है और ये वाला इसके अंदर वाला हिस्सा है। अब मान लेते हैं कि कंडक्टिंग लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इससे इंड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करोगे और राइट हैंड के अंगूठे को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखोगे। राइट, अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dB/dt ये पॉजिटिव होगा। राइट, और जब आप इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो ये जो क्वांटिटी होगी वो नेगेटिव रहेगी। अब चूंकि पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, इसलिए आपको अपना अंगूठा जो पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर रखा था, वो आपको उल्टा कर लेना है, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ लगा हुआ है। यदि आप अपनी राइट हैंड की उंगलियों को घुमाओगे, तो जो राइट हैंड की जो उंगलियां होंगी, जिसका जो घुमाव होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो देखो किस तरीके से है, अंदर से बाहर की, अंदर से बाहर की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके का, यदि आप अब मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अब चूंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम घट रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो dB/dt नेगेटिव होगा। राइट, पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव होगा, और जब इस नेगेटिव को आप इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, तो अब चूंकि पॉजिटिव है, इसलिए अब आपको अपने राइट हैंड का जो थंब है, अंगूठा है, उसको आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है और आपको उंगलियां घुमानी है। तो आप उंगलियां घुमाओगे तो आप देखोगे किस तरीके से ये अंदर से बाहर की, पहले की तुलना में उल्टा है। अंदर से देखो कैसे हो रहा है, नीचे से देखो ऐसे हो रहा है, बाहर से गया अंदर की तरफ और फिर बाहर गया। राइट, तो बाहर से गया अंदर की तरफ और फिर वापस बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए इंड्यूस इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन को ज्ञात कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।